चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने ये फोटोग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जेट बाहर की तरफ आ रहा है और ये जो मोशन हो रहा है वाटर का, ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन is a motion in which an object is thrown near the earth's surface and it moves along the curved path under the action of gravity। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक टाइप का मोशन है इन विच जिसमें एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। ठीक है, एंड इट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ, कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इस जब कर्व पाथ में मोशन करता है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो क्या होगा, एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, मोशन ऑफ ए स्नो बॉर्डर डिसेंडिंग फ्रॉम ए स्लोप। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, मोशन ऑफ ए राइडर परफॉर्मिंग ए बाइक स्टंट। ठीक है, तो दिस इज एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, यहाँ पे इस सर्कुलर रिंग के चारों तरफ वाटर जेट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे वाटर जो है अंडर ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा है, तो इसका जो पाथ होगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो ये पाथ होता है पैराबोलिक कर्व को बताता है, पैराबोला होता है। तो यहाँ पे लिखा है मोशन ऑफ वाटर जेट्स कमिंग आउट फ्रॉम नोजल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अजम्पशंस यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली स्टडी करने के लिए कौन कौन से अजम्पशन यूज किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला नंबर है द इफेक्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, है ना। सपोज करिए कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपका एयर जो है उस मोशन को इंटरप्ट कर रहा है, तो ये जो आपका मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द एयर, आपका जो प्रोजेक्टाइल होगा वो क्या है, नेचुरल वे में मोशन नहीं कर पाएगा, नेचुरल वे में मोशन नहीं कर पाएगा, और ये जो पैराबोलिक पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहला अजम्पशन आपका दिया गया है द इफेक्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन देखते हैं, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेजिबल, अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, ग्राउंड सरफेस को फ्लैट अज्यूम करेंगे, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लैट मतलब अजम्पशन में लेंगे, और इस तरीके से जब अर्थ को एक फ्लैट सरफेस मान लिया जाएगा तो उसके कर्वेचर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, नेग्लेजिबल कर देंगे। थर्ड अजम्पशन है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लेजिबल, है ना, यहाँ पे अर्थ के रोटेशन को नेग्लेजिबल माना गया है। इसका मतलब फाइनली यह कह सकते हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे अर्थ का जो सरफेस है इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि अर्थ को क्या करना है, स्टेशनरी मानना है, यानी कि ना ही वो इलिप्टिकल पाथ पे सन के राउंड मोशन करेगा, ना ही अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा। ठीक है, इसलिए यह जंक्शन लिया गया है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लेजिबल, है ना। अगर अर्थ सरफेस को फ्लैट न माना जाए या फिर रोटेशन को इग्नोर न किया जाए, नेग्लेजिबल न लिया जाए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आपका स्टडी होगा, जो एनालिसिस होगी, वो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे अजम्पशन यूज किए जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को आइडियलाइज बनाने में, प्रोजेक्टाइल मोशन को सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करने में। चौथा अजम्पशन देखते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ सरफेस के ऊपर जाने पर डिक्रीज करता है और अर्थ सरफेस के नीचे आने पर डिक्रीज करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा रेंज का है ना, प्रोजेक्टाइल का रेंज बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्टाइल बहुत हाइट तक जाता है, काफी ऊंचाई तक जाता है इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन यहाँ पे क्या होगा कि आपको ग्रेविटी के वेरिएशन को भी
अकाउंट में लेना पड़ेगा, जो कि एनालिसिस काफी टफ पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे सिंपल अजम्पशन ये है आपका कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ द मोशन। देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आपको क्लियरली इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, आर है हॉरिजॉन्टल रेंज, एच है, एच क्या है मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक फुटबॉल का मोशन हो रहा है और ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है ना। और एक तरीके से ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है टू डायमेंशनल मोशन है, बिकॉज यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड इन द एयर इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एयर में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे टर्म्स क्लियर है। तो ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। देन हम देखते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है ना, जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड रेड से दिखाया गया होगा ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स क्लियर हैं। देन वी मूव ऑन टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो लिखा है कि द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे ये जो v है, v को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, h क्या है मैक्सिमम हाइट, r क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो थीटा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने हवा में फेंक दिया, एयर में थ्रो कर दिया, और जिस रास्ते पे वो जाएगा उस रास्ते का नाम है ट्रेजेक्ट्री, है ना। ट्रेजेक्ट्री किस में जाएगा, वेदर स्ट्रेट लाइन में जाएगा, पैराबोलिक जाएगा, या फिर किसी और रास्ते पे जाएगा, तो उस रास्ते को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। हाँ, द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, है ना। जो पैराबोलिक पाथ होता है उसको हमको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, है ना। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है वी वेलोसिटी से, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, और एच क्या है मैक्सिमम हाइट है, आर क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो ये जो रास्ता है इसको हमने ट्रेजेक्ट्री बोल दिया, और ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है जिससे कि ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। देन वी टॉक अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल हम समझ सकते हैं कि जितने टाइम के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एयर में रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग इट्स मोशन, है ना। यहाँ पे जो कैपिटल एच है, कैपिटल एच को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इंटायर मोशन। तो यहाँ पे आर जो है हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंटर डिपेंडेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्टाइल है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आज पूछा जा रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है या फिर जो वर्टिकल मोशन है वो क्या एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फोटोग्राफ दिखाया गया है। एक बॉल को, एक येलो कलर की बॉल है जो इस तरीके से मोशन करते करते नीचे आ रही है, और एक पिंक कलर की बॉल है जो इस तरीके से मोशन करते हुए आई है। तो इन दोनों मोशन की बात, खास बात क्या है यहाँ देखते हैं। बोथ पिंक एंड येलो बॉल्स आर फॉलिंग एट द सेम रेट। पिंक और येलो बॉल सेम रेट से फॉल करेंगे। येलो बॉल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली व्हाइल इट इज फॉलिंग हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स वर्टिकल मोशन। तो कहने का मतलब येलो बॉल इज मूविंग, येलो बॉल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना, व्हाइल इट इज फॉलिंग हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स वर्टिकल। इसका वर्टिकल से कोई कनेक्शन नहीं है। इट मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का, जो आपका वर्टिकल मोशन होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे
एक बॉल को इस तरीके से थ्रो किया गया है और इस रास्ते पे मूव करते 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 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ मूव किया, ठीक है। मोशन डायग्राम आप किक्ड फुटबॉल, तो फुटबॉल को किक किया जाएगा तो इसी तरीके के रास्ते पे हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं होता है, वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपली हम करते क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी जो होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, और वो क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका वी सफिक्स आई लिखा हुआ है, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स की डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं वी आई एक्स, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, और इसको वर्टिकल कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लिया वी आई बाई, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, राइट, इनिशियल वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी वेक्टर, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, तो होता क्या है कि उसका एग्जिस्टेंस हम हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि अब इसका एनालिसिस होगा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, एक्स की डायरेक्शन में हुआ है, वाई की डायरेक्शन में हुआ है। एक्स की डायरेक्शन में हुआ है विद इनिशियल वेलोसिटी है वी आई एक्स, और वाई की डायरेक्शन में हुआ है वी आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। यहाँ पे एक फ्रेम बनाया गया है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन वो है, ठीक है। वेलोसिटी लेट सपोज किसी टाइम टी पर वेलोसिटी v1 है, तो v1 का एक्स कंपोनेंट v1 एक्स है, v1 का वाई कंपोनेंट v1 वाई है, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे v1 एक्स इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम, और v1 वाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच जाता है, तो लेट से इसका वेलोसिटी क्या है v2 है, तो इसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, v2x एंड v2y, राइट। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, प्रोजेक्टाइल अब नीचे की तरफ आ रहा है, लेट से इसका वेलोसिटी v3 है, तो एक्स कंपोनेंट इसका कितना होगा v3x, और वाई कंपोनेंट होगा v3y। अब यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन होने लगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब ये पार्टिकल अपना मोशन खत्म करके ग्राउंड से टकरा रहा है, तो ग्राउंड से टकराते समय लेटेस्ट से इसकी वेलोसिटी vf है, तो vf x इज द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, vf y इज द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, राइट। अब हम एनालिसिस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी vi है, और इसका x कंपोनेंट है vix, y कंपोनेंट है viy, राइट। कुछ समय के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच गया, यानी इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका x कंपोनेंट है v1x, y कंपोनेंट है v1y। उसके बाद जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसके पास कोई वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, इट विल हैव ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v2 इज इक्वल टू v2x, राइट। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, जिसको लेट सपोज -g है, ठीक है। आगे अब डाउनवर्ड मोशन होने लगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे वेलोसिटी इसका v3 है, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v3x, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v3y, राइट। फिर नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक किया विद वेलोसिटी vf, इसका x कंपोनेंट है vfx, और इसका y कंपोनेंट है vfy। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इनिशियल पॉइंट से धीरे 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 डिक्रीज होते होते मैक्सिमम हाइट पे आते आते 0 हो गया, और फिर यहाँ से इंक्रीज होते 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 यहाँ पे vfy हो गया। बट इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज vix, v1x, v2x, v3x, vfx, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को। ये है आपका v1y, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, ये डिक्रीज होके हो गया v1y, फिर आगे फर्दर मूव किया v2y 0 हो गया, फिर नीचे की तरफ मोशन होने लगा v3y हो गया, फिर ग्राउंड पे स्ट्राइक करते करते vfy हो गया, राइट। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या जरूरी निष्कर्ष निकलता है इससे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, है ना।
पहला है हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और दूसरा है वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द वर्टिकल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है -g। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में, राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में। तो यहाँ पे है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, x डायरेक्शन में अगर हमको आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू, अब x की डायरेक्शन में आपका कोई वेलोसिटी में चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू v1x मल्टीप्लाइड बाई t टाइम। ठीक है ना, यहाँ सिंपल समझ सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू v1x इंटू टी, ये क्लियर है, और x इज इक्वल टू v1 cos थीटा। v1x क्या है, हम x कंपोनेंट में जब रिजोल्व करेंगे तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा आपका v1 cos थीटा इंटू टी, तो t की वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाई vi cos थीटा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, द उसके बाद यहाँ पे द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t अलोंग y एक्सिस, तो सेकंड इक्वेशन हम मोशन हम अप्लाई करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू v1y माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू v1y है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन है vi sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन से जो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी उसको सेकंड में हम पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू v1 vi sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई vi cos थीटा। यहाँ पे t की वैल्यू है x डिवाइडेड बाई vi cos थीटा, इसको यहाँ पुट कर देंगे -1/2g, और t की वैल्यू है x डिवाइडेड बाई vi cos थीटा होल स्क्वायर। तो सिंपल अगर इसको देखें तो y इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस जी अपॉन 2 vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की एनालिसिस करने पर हम देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पावर 2 है और y कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इस तरह का इक्वेशन जब भी आपको मिलता है y इज इक्वल टू, लेट अस से tan थीटा इज इक्वल टू a है, तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। ये पैराबोलिक पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होगा, पैराबोलिक पाथ में होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज vi, थीटा एंड g आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन प्रोजेक्टाइल, वी कैन राइट tan थीटा को हमने अज्यूम कर लिया अल्फा एंड g अपॉन 2 vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को बीटा। तो सिंप्लीफाइड, ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया और ये बन गया y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, thus y is a quadratic function of x, hence the trajectory of a projectile is a parabola। क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि हम वो टाइम निकालना चाहते हैं जितने टाइम के लिए जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो क्या एयर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू v1y इंटू टी माइनस 1/2 g t स्क्वायर। फॉर इंटायर मोशन, पूरे मोशन के लिए हम बात करेंगे तो स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T एंड y इज इक्वल टू 0। y क्यों 0 हो गया, क्योंकि जिस वर्टिकल पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट चला था और इनिशियल पॉइंट से चला था फाइनल पे आ गया, तो x y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ, वाली चेंज किस में हुआ, x कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो फॉर इंटायर मोशन जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वी कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट 0 इज इक्वल टू v1 sin थीटा, यहाँ पे v1 y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी vi sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू vi sin थीटा इंटू टी, क्लियर है। तो t इज इक्वल टू 2 vi sin थीटा अपॉन g, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसको रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, कैपिटल T इज इक्वल टू 2v सफिक्स i sin थीटा अपॉन g। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये किसका इक्वेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। फॉर सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जब ध्यान से ऑब्जर्व करने पे प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या होता है कि जब इनिशियल पोजीशन से प्रोजेक्टाइल चलना शुरू करता है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट से फिर क्या होता है, ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम इसको इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से इनिशियल फाइनल पॉइंट तक आने में लगेगा, है ना।
तो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम अप्लाइड फॉर सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ। जब भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से चलेगी और ग्राउंड पे पहुंचेगी, तो वहां पे टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। तो टी ए इज इक्वल टू टी डी, ए का मतलब हो गया असेंट और यहाँ पे डी का मतलब हो गया डिसेंट, इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू। तो टी ए इज इक्वल टू टी डी विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और हमको मिलेगा टू वाई साइन थीटा अपॉन जी। देन इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम क्या करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहते हैं, है ना। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस g अपॉन 2vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जो कि पैराबोलिक है। और इंटायर मोशन y तो जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। तो सिंपली y जीरो पुट कर देंगे तो जीरो इज इक्वल टू tan थीटा और x के जगह पे R पुट कर देंगे तो इंटू R माइनस जी अपॉन वी 2vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू R स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, सिंपली साइड्स को इधर उधर बदल देंगे तो ये हो जाएगा जी अपॉन 2vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा R स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan थीटा इंटू R। क्लियर है। यहाँ पे tan थीटा को रिप्लेस कर देंगे, tan थीटा आप लोग सभी जानते होंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो जी डिवाइडेड बाई 2vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू R इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। एक cos थीटा से यहाँ से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R की वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आएगी वो आएगी vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे रेंज का फार्मूला निकल के आया हॉरिजॉन्टल रेंज का vi स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इक्वेशन है, दैट इज R इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि sin इनवर्स 1 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे अगर थ्रो किया जाए, यानी प्रोजेक्ट किया जाए, तो उस समय जो रेंज की वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, दस रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इफ इट इज प्रोजेक्टेड इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। माने हॉरिजॉन्टल से अगर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे एंगल होते हैं जिनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों एंगल पे फेंकने पे रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय कैपिटल R इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, रिप्लेसिंग थीटा बाय 90 माइनस थीटा। तो लेट अस से दिस विल बी r डैश इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 into 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो r डैश इक्वल टू vi स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे we know that sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा will be equals to sin 2 थीटा। तो r डैश इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करके हम देखते हैं तो यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी से दैट r इज इक्वल टू r डैश। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए या फिर 90 माइनस थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमारा क्या होगा, हमारा रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिख रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ओरिजिन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें या तो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, यानी दोनों को ऐड करिए, 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90। तो दोनों एंगल्स पे रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, यानी कि r इज इक्वल्स टू r डैश। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन इज, थर्ड इक्वेशन एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट होता है v इक्वल्स टू u प्लस एटी, सेकेंड होता है इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन इंप्लॉय कर देंगे यहाँ पे, यानी कि vfy यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू viy इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन का होल स्क्वायर माइनस 2gy। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा,
y की वैल्यू कैपिटल H हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh, तो 2gh इक्वल टू वी आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आपका h का वैल्यू निकल के सामने आएगा, वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब इसमें केस स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 अगर पुट कर दें तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू वी आई साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पे कैपिटल साइन 45 डिग्री की वैल्यू वी नो दैट 1 बाई अंडर रूट 2, तो वी आई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू में निकल के आ जाएगी वी आई स्क्वायर बाई 4g। सेकंड केस डिस्कस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री, तो देन कैपिटल H इज इक्वल टू वी आई साइन 90 अपॉन 2g होल स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, H इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगा एच मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन 4g। और दूसरा है, अगर इसको 90 डिग्री पे थ्रो किया जाए तो उस समय मैक्सिमम हाइट हमें मिलती है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे होता है, और इसका फार्मूला होता है कैपिटल H इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है।